अच्छा, अगर कुछ रूमर्स की अगर हम बात करें ना, और सही में रोनाल्डो की अल नसर इस मैनेजर को ले आई जिसके साथ पहले भी रोनाल्डो काम कर चुका है, तो मैं तुम्हें लेजिट बता रहा हूँ, रोनाल्डो कहेगा सऊदी वालों को, देखो भैया ये लो 200 मिलियन और ये लो ऊपर के 55 रुपए और मेरे को जाने दो, और आज के बाद घूमना मत, नहीं तो तुम्हारी चूतड़ों की मांसपेशियां खींच के तुम्हारे ही मुंह से बाहर निकाल दूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है भाई, वो अपने आंगन में झांकने की है, क्योंकि भाई कल एक काफी बड़ा दिन था और इंडिया का भाई ये जो विजन 2047 है उसमें भाई अब धीरे धीरे करके हमारा जो लेवल है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ हमारी जो डिफिकल्टी है भाई वो भी बढ़ती जा रही है। अगर इस पूरे कैलेंडर ईयर की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है यानी कि AFC एशिया कप 2023, जो कि इवेंचुअली मतलब 2023 क्यों कह रहे हैं, जब उसका स्टार्ट ही 2024 में होना है, उसके कल ड्रॉ निकले। और यहाँ पर अगर हम इंडिया के ग्रुप की बात करें तो डेफिनेटली भाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा टफ है, बट इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर इंडिया को सीरिया, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो 29 आती है, उज्बेकिस्तान की बात करें तो 70 के आसपास, और यहाँ पर सीरिया 90 की वर्ल्ड रैंकिंग है, और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो वो 101 आती है। अब इसके रिगार्डिंग मेरा जो इनिशियल रिएक्शन था ना भाई, जब मैं कल लाइव देख रहा था, मैं देख रहा था कि दिस इज अ ग्रुप जहां पर इंडिया ना मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले तो अभी यहाँ पर लगभग 7-8-9 महीने हैं और ऑलरेडी मैं इंडियन फुटबॉल को इसके रिगार्डिंग अटेंटिव होता हुआ देख रहा हूँ, जहाँ पर हम कैलेंडर को इस तरीके से शेप अप कर रहे हैं। हमारे जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज हैं वो इस तरीके से है, जैसे अगर हम बात करें जो पॉट 3 की एक टीम है लेबनान, वो शायद से यहाँ पर हमारे साथ इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी खेलने वाली है। अच्छा, इसी के साथ जब ईगोस्टिमैच से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं वहां पर उज्बेकिस्तान के हेड कोच के साथ बैठा हुआ था और मेरे को जितने भी लोग वहां पर मिले सब ने एक चीज कहा कि इंडिया एक ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल टीम है और वो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दूसरी टीम्स को हर्ट कर सकती है। अच्छा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग जब मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन बटोर रहा था तब मैंने देखा कि अगर 2019 AFC एशियन कप की बात करें ना, तो वहां पर भी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि एक मैच जीतने पे भी आप राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। और अगर हम इसकी बात करें तो इवन इफ अगर हम मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया, ऑफ कोर्स जिससे अगर हम बात करें भाई हमारे जो पिछले मैचेस है उसमें तोड़म ताड़ी हुई है, आई थिंक 2011 के एशिया कप की बात करें तो 4-0 से हम हारे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीरिया और उज्बेकिस्तान, जहां पर सीरिया से हम एक डेफिनेटली विन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो वहां पर भी एक अच्छा खासा एरिया है। द पॉइंट इज कि लाइक वही चीज होती है ना कि वहां पर जाके क्या होगा, इसका सबसे बड़ा क्लू और सबसे बड़ा जो लीडिंग पॉइंट होगा वो ये होगा वहां तक जाने में आप क्या कर सकते हैं। एंड यू गेस्ड इट राइट कि भैया आपका जो ये पाथ है इसमें आपको फ्रेंडलीज रखने पड़ेंगे, इसमें आपको कैलेंडर इस तरीके से शेप अप करना पड़ेगा कि ईगोस्टिमैच को अपनी नेशनल टीम के साथ पूरा टाइम मिले, और 1 महीने का टाइम तो उसने मांगा भी है। खैर, यहाँ पर बाकी अगर इंटरनेशनल टीम्स की बात करें तो उनके ग्रुप्स भी तुमको यहाँ पर दिख रहे होंगे इस समय। ओवरऑल भाई इंडिया के लिए एक गोल्डन चांस है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़े व्यूज की और सासबहू के ड्रामे की। सबसे पहले अगर नेमार की बात करें तो भाई इस समय अगर हम इंग्लिश मीडिया की बात करें तो अगेन नेमार का कुछ भी मतलब कोई बड़ी डील को समझाना हो तो रोनाल्डो को उठा के कहीं भी पटक दो। अब हाल ही में यहाँ पर ये चीज कंफर्म हुई थी कि भाई देखो, नेमार को लेकर ना चेल्सी में और PSG में कुछ तो खिसिया रहा है, कुछ तो लवी डवी चल रहा है। खैर, मैं तो मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अच्छे खासे चांस है। अगर यहाँ पर कि कोई भी नया ओनर आता है, वो करते ही हैं भाई, डेफिनेटली करते हैं। अब नेमार टू चेल्सी की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले तो काफी लोग ये मानते हैं, अगर हम इस समय इंग्लिश पंडित्स की बात करें या फिर इंग्लिश न्यूज हाउस की बात करें, तो वो ये चीज मानते हैं कि देखो यहां पर टॉड बोयली ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाने की पहल की थी, और एक बार नहीं बहुत बार पहल की थी। और जब इसको टुकल के सामने रखा गया तो टुकल ने एज की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कर दिया कि नहीं भाई, रोनाल्डो प्रोजेक्ट मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा चेल्सी में। इसके साथ वो चीज लिखते हैं कि नहीं, ये जो सैक किया गया था उसमें ये भी एक बड़ा पॉइंट था, जिसको मैं हाईली डाउट करता हूं कि इसका बड़ा पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर वो चीज कहते हैं कि अगर टॉड बोयली क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह यहां पर नेमार को लाने के लिए इतना ही एडमेंट है और इतना ही कॉन्फिडेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पोचेटिनो ने इस चीज को पहले ही कंफर्म कर दिया कि बिग ईगोस को उसको हैंडल नहीं करना है, तो यहां पर दिक्कत की बात ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी और मामला पहले से ही खराब हो जाएगा जब पोचेटिनो ने अभी ऑफिशियली टेक भी नहीं किया। और ये एक चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है कि क्या तुमको सही में लगता है कि यहां पर नेमार टू चेल्सी
एक काफी बढ़िया डील है इन कंपैरिजन, और मतलब इसको कन्वर्ट करना ही चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पोचेटिनो को नेमार चाहिए भी या नहीं चाहिए। देखो चेल्सी के केस में तो मेरे को लगता है कि नेमार लेजिट सरप्लस है भाई, लेजिट सरप्लस है, क्योंकि आपके पास एनकुंकू भी है, आपके पास अभी प्लेयर्स भी, और आप एफएफपी से भी चुद रहे हो। यूनाइटेड की मैं बात करूं तो यूनाइटेड इसको बहुत सही तरीके से यूज कर सकती है, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर टेन हैग की बात करें तो टेन हैग को एक ऐसा प्लेयर जरूरी चाहिए। हाउएवर इसमें एक बहुत बड़ा कौन सी है कि भैया लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रायोरिटी है ही हैरी केन भाई, और हैरी केन भी अगर आप एक बार हटा दो तो नंबर 9 इज द प्रायोरिटी। ऐसे में नेमार पे फंड, आप नेमार की ट्रांसफर फी को हटा दो और उसकी सैलरी को लेके आओ, क्योंकि ये कहना कि हम तो अपनी जो सैलरी कैप है वो 200-250 के आसपास ही रखेंगे, या बाकी प्लेयर्स को कह सकते हो, आप नेमार को नहीं कह सकते कि नहीं तेरी सैलरी हम 250,000 के आसपास रखेंगे। अच्छा, नेमार के रिगार्डिंग यहाँ पर एक अपडेट ये भी आता है कि अभी के हिसाब से यहाँ पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि भाई पहले एक काम करते हैं, लोन विद एन ऑप्शन टू बाय पे सेल कर देते हैं। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे ख्याल से इस समय पीएसजी को ये डर लग रहा है कि देखो हमने फीस तो कम कर दी है, लेकिन नेमार को सैलरी इतनी दे दी है कि अब उसको आदत लग चुकी है उस सैलरी की, और वो उसके नीचे जाएगा भी नहीं, जो कि लगभग 600 के आसपास है। ऐसे में वो ये मानते हैं कि किसी भी क्लब को साथ हमें डील करनी पड़ेगी, और लगभग इसका 40% बेयर तो हमें करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी क्लब आएगा वो कहेगा देख काम करते हैं, 50% इसकी सैलरी हम दे देंगे और 50% तुम दे दो, और यही चीज हो सकती है भाई। इसके रिगार्डिंग मेरा भी यही मानना है कि यही चीज अल्टीमेटली होती हुई दिख रही है कि लोन डील हो जाए। हाउएवर आई थिंक यहाँ पर बहुत ही कम क्लब ऐसे हैं यार जो कि नेमार की सैलरी को अफोर्ड कर सकते हैं, बट ये भी कंफर्म है कि नेमार पीएसजी को छोड़ने भी वाला है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें एक छोटी सी अल नसर की अपडेट है, तो भाई अल नसर के रिगार्डिंग रूमर्स इस समय ये है कि अल नसर मस्सिमिलानो एलिग्री पे ट्राई मार रही है और उसको एक अच्छा खासा बजट दे रही है कि भाई ठीक है तेरे को बजट भी मिल जाएगा और तेरी सैलरी भी लगभग इतनी सारी दे देंगे जो तूने आज तक कभी कमाई भी नहीं होगी। अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट की वो तेरे को एक सीजन की सैलरी दे देंगे, और ऐसे में मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या रिएक्शन रहेगा। अब देखो जोक्स अपार्ट, खैर हमको पता है कि एलिग्री की क्या फुटबॉल रहती है, लेकिन सऊदी फुटबॉल के लिए बढ़िया हो सकता है, क्योंकि सऊदी फुटबॉल में एलिग्री टाइप के जो कैलिबर के मैनेजर्स हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। अब इनिशियली ये देखना बाकी है कि भैया देखो एलिग्री यूवेंटस जाने नहीं देगी, सीधी सी बात है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एलिग्री को सही में सऊदी से इतना बड़ा ऑफर आ गया ना, तो वो ये कहते हैं यूवेंटस की तुम ठीक है हम म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उस मामले में यूवेंटस का ये हो जाएगा कि यार अब इसको सैक करेंगे तो हमको 25-30 मिलियन फालतू देने नहीं पड़ेंगे कंपेंसेशन के तौर पे, और ऐसे में जिडान टू यूवेंटस का रास्ता भी पूरी तरीके से खुल जाएगा। खैर अगेन ये बहुत सारे व्हाट इफ्स पे है, इसमें अभी ये नहीं पता कि रोनाल्डो अल नसर रुकेगा, इसमें अभी ये नहीं पता कि मस्सिमिलानो एलिग्री ये कुछ है भी या फिर रूमर ही बन के रह जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी भी डाउट में ही है, लेकिन हाँ एक ऐसा नाम आया जो कि इंटरेस्टिंग लग भी रहा, थोड़ा थोड़ा आप सोचोगे ना तो आपको लॉजिक भी दिखेगा। खैर इसी के साथ अगर बात करें सासबहू के ड्रामे की, तो भैया यहाँ पर दो स्टोरीज हमारे सामने निकल के आई है। सबसे पहले ये आई है कि अभी हाल ही में तुमको पता होगा फ्रेंच फुटबॉल में रमदान को लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। ऐसे में यहाँ पर यह मुद्दा उठा कि भैया फ्रेंच फुटबॉल की अगर टीम की बात करें तो वहां पर एम्बापे को कहा गया था कि तू इंटरवीन कर और कह कि इनको रमदान अपना पोस्टपोन करे। अब इसके रिगार्डिंग लेग क्विप की जो स्टोरी थी उसको एम्बापे ने लेजिट कोट करके कहा कि आप मेरे को इसमें मत घसीटो और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं था। और ये चीज काफी टाइम से आ रही है कि रमदान में काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो प्लेयर्स हैं उनको फास्ट नहीं करना चाहिए या फिर अपने पोस्टपोन कर देना चाहिए, और इस पे ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इसमें एम्बापे का नाम भी घसीट दिया। इसी के साथ लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग भी भैया एक स्टोरी है, और उन्होंने कहा कि मेसी के क्लैन यानी कि मेसी के पूरी टीम और पीएसजी के टीम के बीच में ऑलरेडी एक सीक्रेट डील हो चुकी थी कि भैया देखो तुमको अपॉलॉजी डालनी पड़ेगी और तो हम यहाँ पर तुम्हारा जो सस्पेंशन है उसको आधा काट देंगे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये सीक्रेट है तो मीडिया में लीक कैसे हो रहा है। खैर अगर हम स्टोरी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो लियोनेल मेसी, सबसे पहले तो यहाँ पर मेसी को बताता कि देखो जो भी हो, अब मेरी जो भी कंडीशन रही, लेकिन लीगल वे में मैं हार गया। पीएसजी चाहे मैं कोर्ट मतलब इस डिसीजन को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, और मैं यहाँ पर लेजिट नहीं लीगल वे में मैं यहाँ पर पीएसजी को बीट नहीं कर सकता, कि गलती यहाँ पर मेसी की ही है कि उसने यहाँ पर परमिशन नहीं ली, और यहाँ पर जो भी 2-3 लॉ वो तोड़े थे। और पीएसजी ये मानती थी कि अगर इसको सही में 2 हफ्ते या 2-3 हफ्ते के लिए अगर उसको अगर सस्पेंड कर दिया ना तो बहुत ही सिनेमैटिक लगेगा, ऐसा लगेगा फिल्म की कोई स्टोरी चल रही है, और पीएसजी बैड लाइट में आती रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने तुमको पहले भी कहा था कितना ही आपका पीआर हो, लेकिन आप लियोनेल मेसी को आप बैड लाइट में दिखा नहीं सकते। जबरदस्ती आप प्रोपागेंडा या नैरेटिव बिठाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास इतनी फायर पावर ही नहीं है। आप पीएसजी हो यार, आप वो थोड़ी हो इंस्टाग्राम का, वो थोड़ी हो कि आप सारे अकाउंट ही ब्लॉक कर दोगे मेसी के फैंस की या फिर न्यूट्रल फैन बेस की। तो फिर पीएसजी ने माना कि देखो एक काम करते हैं, और ये चीज मेसी को भी लगा कि एक काम करते तुम अपना एक काम करो, एक अपॉलॉजी वीडियो डाल दो और हम तुम्हारा यहाँ पर एकदम से सस्पेंड कर देंगे। खैर ये एक अपडेट थी जो कि मेरे को लगा कि तुम्हारे सामने डाल देते हैं।
और इस समय फ्रेंच मीडिया पे इसके रिगार्डिंग हल्ला भी काफ़ी घट रहा है कि ऐसा था, ये नहीं था। वैसे मैं तुमको बताऊं, PSG अल्ट्राज ने भाई अनाउंस कर दिया कि वो अभी से लेके एंड ऑफ द सीजन तक, खैर ज़्यादा गेम बचे नहीं है, 4-5 ही बचे हैं, PSG के मैचेस अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि होम क्या अवे भी नहीं अटेंड करेंगे। और मेरे ख्याल से शायद से अंटिल फर्दर नोटिस लिखा था। तो अगर इनके बीच में यहाँ पर चीज़ें नहीं सुलझती, अब तुमको पता है वो रेजिग्नेशन मान रहे हैं नसीर अल खिलाफी का, और मैनेजमेंट रिजाइन कर दे इस चक्कर में पूरा। नसीर अल खिलाफी लेजिट यहाँ पर बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, और उसमें यहाँ पर एक रीज़न अब उसको ये मिल गया कि वो मानता है कि नेमार के घर जाने का मतलब बनता ही नहीं था, और इसलिए वो मानता ही नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर डेफिनेटली सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर नई सीजन तक भी नहीं हुआ तो शायद से PSG अल्ट्राज वो भी अटेंड नहीं करेंगे। और आपको लगेगा कि इट्स अ बिग डील, भाई वहां पर इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि यस इट्स अ बिग डील। खैर इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें इस समय बार्सिलोना की, तो सबसे पहले तो बार्सिलोना के रिगार्डिंग काफी बड़ी बड़ी अपडेट है। जैसे अगर येवियर तेबस की बात करें तो उन्होंने ये चीज कहा है कि भैया सर्जियो बुस्केट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खत्म करा है और जो चला जाएगा, ये पहला स्टेप है लियोनेल मेसी को वापस लाने का, लेकिन ऐसे में उनको और भी बहुत बड़े बड़े स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अगर हम वाइस आई थिंक उसकी बात करें, जो इनके वाइस चेयरमैन है, एक काफ़ी बड़ा हायर ऑफिशियल है, मैं कंफ्यूज हो गया। उन्होंने ये चीज़ कहा कि देखो 19 तारीख को हमारी मीटिंग है ला लीगा की टीम से, और पूरा कंफर्म है कि हमारा जो फिजिबिलिटी प्लान है वो यहाँ पर पूरा अप्रूव हो जाएगा। हमने काफ़ी दिमाग लगाया है इस पर, और हमको लगता है कि यहाँ पर कोई भी डाउट की गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज़ कंफर्म करी है कि भैया डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यूअल के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब डेम्बेले की थोड़ी स्टोरी तुमको बतानी पड़ेगी। देखो असल में क्या है कि डेम्बेले का जो अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, लेकिन जून जुलाई के आसपास ये चीज़ 50 मिलियन तक हो जाएगी। और ऐसे में कोई भी क्लब जो भी इंटरेस्टेड होगा वो चाहेगा कि वो डेम्बेले को खींच ले। 50 मिलियन तो यार कम है डेम्बेले के लिए अभी, अगर करंट टाइम की अगर उसके परफॉर्मेंस की बात करें। लेकिन डेम्बेले ने बार्सिलोना को अपना वर्ड दिया है कि भाई वो किसी भी ऑफर को नहीं एंटरटेन करेगा और उसको बारसा ही रुकना है। ऐसे में बारसा भी चाहते हैं कि 2028 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट हम रिन्यू करें, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से रफीनिया और डेम्बेले में से आप किसको प्रेफर करोगे, क्योंकि रफीनिया के लिए 80 मिलियन का ऑफर खींचना और डेम्बेले को यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट देना अपने आप में काफी बड़ा गैम्बल लगता है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके हिसाब से क्या है। अच्छा, इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर अपडेट्स की, क्विक ट्रांसफर अपडेट्स की। सबसे पहले भाई मार्टिनेज को, एमिलियानो मार्टिनेज को टिप किया जा रहा है कि भाई फाइनली वो एस्टन विला से लीव करने वाला है, जिसमें चेल्सी, टॉटनम और मैनचेस्टर यूनाइटेड तीनों क्लब इंटरेस्टेड है। देखो अगर यहाँ पर टॉटनम की बात करें, ऑफ कोर्स वो भी मूव ऑन करना चाहेंगे ह्यूगो लोरिस से। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें डेविड द गिया से, वो भी मूव ऑन करना चाहेंगे। और अगर चेल्सी की बात करें, डिस्पाइट 2 गोलकीपर उन पे, केपा और मंडी, लेकिन उनमें से एक का पत्ता कटना कंफर्म है और एक जाएगा बैकअप कीपर। अब वो उनाना में इंटरेस्टेड है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एमिलियानो मार्टिनेज ऑन दी अदर हैंड, भैया एस्टन विला में उनाई एमरी इतना बड़ा ईगो का प्लेयर नहीं चाहिए। उसने पहले ही कह दिया कि उसको नहीं चाहिए था, और ये रिपोर्ट बहुत पहले से है कि एमिलियानो मार्टिनेज उनाई एमरी के प्लान्स में नहीं है, और वो उस पर इसी चीज का फायदा उठा के कैश इन भी करना चाहता है। अब यहाँ पर अगर हम कुलुसेव्स्की की बात करें तो देखो अभी करंट सिनेरियो की बात करें ना, तो स्पर्स ने यूवेंटस को ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है कि वो कुलुसेव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर परमानेंट कर रहे हैं। ऐसे में कुलुसेव्स्की चाहता तो है कि वो टॉटनम रहे, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर अपडेट मिला नहीं है यूवेंटस को। ऐसे में कुलुसेव्स्की को शायद से वापस से जाना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर कांटे की बात करें तो उसने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ एक बार फिर से कंफर्म कर दी, और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ भाई चेल्सी और कांटे के बीच में मामला सेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांटे ने कहा कि चेल्सी का जो प्रोजेक्ट है वो एक्साइटिंग है और मैं इसका पार्ट बिल्कुल होना चाहूँगा। लेकिन यही चीज़ आप एक सेपार्टी यानी कि अगर कलीग की बात करें कांटे के, कोवाचिच के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि कोवाचिच का भी एक बहुत ही लाइक का केस चल रहा है, जैसे मेसन माउंट का चल रहा है। कोवाचिच के रिगार्डिंग भी यही है कि भैया चेल्सी उसको रिन्यू नहीं करने वाली, और ऐसे में यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और यहाँ पर 1-2 क्लब और है जो कि कोवाचिच में इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि उन्होंने एंजो फर्नांडिस साइन किया है, तो शायद से कोवाचिच उस लेवल पे ना आ जाए या उसको उतना गेम टाइम ना मिले, और अभी है भी वो 29 साल का ही, तो उसको ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी नहीं मिल रहा। इसी के साथ यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो है यहाँ पर बायर्न से। तो भैया इस समय बायर्न में ये प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि भाई थॉमस टुकल मुलर को तो खिला नहीं रहा, तो क्या मुलर को हम यहाँ पर जाते हुए देख सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो हायर ऑफिशियल है उन्होंने ये चीज़ कहा है कि मुलर एक टीम प्लेयर है और मुलर एक लीडर है, चाहे वो खेले या ना खेले। ऐसे में मुलर के रिगार्डिंग जो भी बॉडी लैंग्वेज है वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही और कोई भी फर्स्ट क्रिएट नहीं है। वैसे डू लेट मी नो, डू यू रियली थिंक भाई कितना इंटरेस्टिंग होगा मुलर को किसी और जर्सी में देखना। मैं तो पिछले 127 साल से, मतलब जितने मेरे पूर्वज से, सबने बताया कि मुलर ने बायर्न की जर्सी पहन रखी है, और वो तब भी लाइक बारसा के अगेंस्ट बढ़िया खेलता था, या फिर कोई भी चैंपियन लीग नाइट पर खेलता था, बुरा ही नहीं होता मुलर, ऐसा ही सीन है उसका।